नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अर्थ डे के मौके पर हमने सोचा क्यों ना पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई एक टॉपिक आप सबके लिए लेकर आए, और इसी के तहत ऐसी स्कीम के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं जो कि ऐसे कंपनियों में निवेश करती है जो कि एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नेंस को ज्यादा तवज्जो देती है, उस पर उनका ज्यादा फोकस रहता है। अभी ESG स्कीम्स क्या होती हैं, इनमें निवेश करने का फायदा आपके लिए क्या है, पोर्टफोलियो में आप क्यों शामिल करें ऐसी स्कीम्स को, और साथ ही साथ ESG स्कीम्स अगर आपको चुननी है तो किन के लिए है और कैसे इसमें निवेश करें, ये तमाम बातें हैं जिस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा दें। कौस्तभ बेलापुरकर, डायरेक्टर मैनेजर रिसर्च, मॉर्निंग स्टार। कौस्तभ, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु की आज के इस खास पेशकश में। और बेहद ही खास इस मौके पर हम ESG स्कीम पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर मालूम चलता है तो पोटेंशियल इस पूरे थीम में आगे आने वाले टाइम में अपार हैं। तमाम हम इसमें संभावनाएं देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें ESG स्कीम के बारे में बातचीत करने की, मैं सबसे पहले कौस्तभ आपसे जानना चाहती हूं, ESG स्कीम बहुत ही आसान भाषा में है क्या, किसको कहते हैं ये? जी जरूर, धन्यवाद स्वाति जी मुझे शो पे बुलाने के लिए। और तो जो ESG स्कीम होता है, जैसे आपने बोला, ESG का मतलब एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस जो होता है। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट रहता है कि सिर्फ एनवायरमेंट की तरफ देख रहे हैं, सोशल या गवर्नेंस की तरफ देख रहे हैं। तो ESG जो है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग बोलते हैं उसके नीचे आता है। और सबसे बेसिक जो सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूजनरी इन्वेस्टिंग। उसका मतलब कि जैसे हमें टबैको कंपनीज, जो सिगरेट बनाने वाले कंपनी या दारू बनाने वाले कंपनीज या जो जुए के कंपनीज, उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो एक्सक्लूजनरी इन्वेस्टिंग हो गया, एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग। उसका दूसरा और मोर इवॉल्व जो होता है वो ESG इंटीग्रेशन या ESG इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और इसमें फंड मैनेजर क्या देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि जो कंपनियों में वो निवेश कर रहे हैं क्या रिस्क है एनवायरमेंट या सोशल या गवर्नेंस के हिसाब से उस कंपनी के बिजनेस मॉडल में। तो ना सिर्फ हम एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के लिए अच्छा करना चाहते हैं, पर जो जैसे हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं कंपनी में, जब जो भी फंड मैनेजर है वो देखेंगे कि अच्छा बिजनेस कैसे चल रहा है, कैश फ्लो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये ESG एक नया पैरामीटर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो फंड मैनेजर आजकल देखने लगे हैं, जिसमें क्या रिस्क हो सकता है कंपनी के बिजनेस को, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को, उनके शेयर प्राइस को। अगर कुछ रिस्क है जो उस कंपनी ने ठीक से मैनेज नहीं किया, और ये रिस्क काफी हो सकते हैं, जैसे हमने एक्सप्लेन किया एनवायरमेंटल हो सकता है। और मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, 2010 में गल्फ ऑफ मेक्सिको में ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक बहुत ही बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था, और ये काफी बड़ा एनवायरमेंटल हजार्ड हुआ, और इससे कंपनी को काफी फाइन लगे, उनका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुआ और उनका शेयर प्राइस भी काफी गिरा। तो ये बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क था उनके कंपनी के बिजनेस मॉडल में जो उन्होंने मैनेज नहीं किया। सेम अगर हम सोशल की बात करें तो हाल ही में कुछ साल पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे एक ऑटोमोटिव कंपनी में हड़ताल हो गई थी उनके एक बड़े प्लांट में, क्योंकि उनके सोशल प्रैक्टिसेस, थोड़े से उनके जो लेबर स्टैंडर्ड्स थे काफी अच्छे नहीं थे। उनका वहां पे उनका काफी वो प्लांट बंद रहा, उनका हिट हुआ दोनों प्रॉफिटेबिलिटी पे और उनके शेयर प्राइस पे। गवर्नेंस की बात करें तो हम काफी लोग बात करते हैं कि गवर्नेंस, जो पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां काफी हैं जो उनका शेयर प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी। तो ये जो 3 रिस्क हैं, ये फंड मैनेजर जांच करते हैं कि कंपनी का क्या एक्सपोजर है। और दूसरी, अलग कंपनियों में अलग टाइप का रिस्क होगा। जैसे अगर हम तेल की कंपनियां देखें तो उनमें एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और अगर हम सोशल रिस्क की बात करें तो जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं या जो हमारी आजकल सोशल मीडिया कंपनीज काफी पॉपुलर है इंडिया में, हालांकि कोई ऐसे लिस्टेड वो नहीं है, पर अगर हम विदेश में देखें तो जैसे फेसबुक हो गया, जो बाकी की सोशल मीडिया कंपनीज, उनमें
कस्टमर प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। कुछ रिस्क आ रहा है, जैसे हमने देखा था फेसबुक में 2018 में उनका काफी बड़ा जो स्कैंडल ब्रेक हुआ था कि कस्टमर डेटा लीक हुआ था उनका, और उनके शेयर प्राइस में काफी गिराव हुआ था उस टाइम पे। तो ये सब रिस्क फंड मैनेजर इवैल्यूएट करते हैं हर जो कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ई, एस और जी, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, और उसको लेके वो फिर निवेश करते हैं कि जिस कंपनी वो रिस्क ठीक से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। ओके कौस्तभ, आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को। ये ईएसजी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है क्या। अगर हम ग्लोबली बात करें, जो ये ईएसजी इन्वेस्टिंग है, मतलब ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो कि बेसिकली हम बहुत ही आसान भाषा में बोले, ना सिर्फ पर्यावरण के प्रति बल्कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस के प्रति भी काफी ज्यादा जागरूक भी और सेंसिटिव भी हैं। सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट की भी हम बात करते हैं। ग्लोबली तो काफी ज्यादा ये पहले से एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं एक मेथड या स्कीम रही है। पर अगर भारत में बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, स्कीम्स अब जुड़नी शुरू हुई है, भारत में अब तक इसका रिस्पांस कैसा रहा है, स्पेशली विद इन मिलेनियल्स, क्योंकि ये एक नई स्कीम है, इसमें कुछ अलग तरीके के कुछ पैरामीटर्स भी हैं, जोखिम भी हैं, इसलिए विद इन इंडिया एंड स्पेशली अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ग की बात करें, युवाओं में, मिलेनियल्स में, ये स्कीम कितनी पॉपुलर है। जरूर स्वाति जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि तो पहले मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ग्लोबली क्या ट्रेंड हुए हैं और इंडिया में हम कैसा सोच सकते हैं कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। तो ग्लोबली यूरोप में सबसे पहले और सबसे ज्यादा पॉपुलर ये सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग या ईएसजी स्कीम्स, और यूरोप अभी भी 70 से 80% जो फंड्स हैं या ईयूएम जो एसेट्स हैं वो यूरोप में ही आते हैं। तो बाकी के भी हम जो डेवलप नेशंस देखें, जैसे यूएस देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, अभी बढ़ाव आ रहा है उनमें, पर यूरोप सबसे आगे है जब सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की बात करें। और इन देशों में जो आपने मिलेनियल्स की बात की, और इंडिया में अभी काफी नया कॉन्सेप्ट आपने जैसे बोला, वहां पे मिलेनियल्स में ज्यादा एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उनको दे आर मोर ओपन टू सच आइडियाज, और उनको पता है कि जैसे एनवायरनमेंट की हम बात करें, वो इम्पैक्ट उनको ज्यादा आगे जाके काफी इम्पैक्ट कर सकता है, तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है ये सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग या ईएसजी के बारे में। अगर हम भारत और लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो अभी क्या हुआ है कि हाल ही लास्ट 1-2 सालों में काफी 9-10 फंड का लॉन्च हुआ है, ईएसजी फंड, जो जैसे हमने एक्सप्लेन किया ये फंड क्या करते हैं भारत के इसमें, और जो पैसा आया है वो कुछ 11,000 करोड़ का भी ईयूएम है इन स्कीम्स में, और ये अक्रॉस द इन्वेस्टिंग स्पेक्ट्रम आया है। तो ये इन्वेस्टर लेवल ब्रेकअप नहीं है, पर अगर इंट्यूटिवली हम सोचें जैसे बाहर के देशों में है, यंगर पॉपुलेशन में ज्यादा अवेयरनेस है, और शायद इससे इस सेगमेंट से, मिलेनियल सेगमेंट से ज्यादा पैसा इन स्कीम्स में आया होगा। पर हमारे हिसाब से ये बस अभी शुरुआत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कुछ 11,000 करोड़ के जो अभी फंड से मैनेज कर रहे हैं, अगर हम पूरे दुनिया का देखें तो कुछ 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, तो 1800 गुना हमारे हिसाब से 1800 टाइम्स ऑफ हमारा जो इन्वेस्टिंग अभी इन फंड्स में है वो ग्लोबली इन्वेस्ट हुआ है, और हर महीने नए नए फंड्स वहां लॉन्च हो रहे हैं। जो पुराने फंड्स हैं वो भी सस्टेनेबल फंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफी डिमांड है इन्वेस्टर्स से। तो पहले जब 10-15-20 साल पहले चालू हुआ तो सिर्फ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके बारे में सोचते हैं, पर पिछले 10 सालों में हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मिलेनियल्स हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लिया है इस थीम में, और हमें लगता है कुछ सालों में इंडिया में भी ऐसा ही अवेयरनेस और बढ़ता जाएगा। अच्छी बात है कि ये फंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस भी बढ़ाना है, जैसे हम आपके साथ ये शो कर रहे हैं, तो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। बट मुझे लगता है अगले के 5, 10, 15 सालों में ये काफी ब्रॉड और वाइडली एक्सेप्टेड थीम हो जाएगा इंडिया के हिसाब से। ओके कौस्तभ, एक बात मुझे आपसे और समझनी है कि क्योंकि कंपैरेटिवली ये एक नया स्पेस है इन्वेस्टर्स के लिए, और आप कह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल बहुत है, पर आपको लगता है कुछ चैलेंजेस हैं ईएसजी इन्वेस्टिंग के सामने अभी भी,
जैसा एक बड़ा मुझे एक शायद चैलेंज ये दिखता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं यूजुअली किसी भी स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। सिंस हमारे पास बहुत ज्यादा स्कीम्स अभी नहीं हैं, हालांकि स्कीम्स ऐड होनी शुरू हुई हैं अभी, जिनका एक लिस्ट भी हमने दिखाई, पर एक जो ट्रैक रिकॉर्ड एक देखने का एक यूजुअली पैमाना होता है इन्वेस्टर्स का, वो अवेलेबल नहीं है। क्या आप मानेंगे वन ऑफ द चैलेंजेस है ये ईएसजी इन्वेस्टिंग को लेकर? उसके अलावा आपको क्या लगता है कौन से चैलेंजेस हैं जो इस स्पेस में अभी फिलहाल बने हुए हैं? जी बिल्कुल। तो स्वाति जी, जो आपने सही बात बोली कि ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि उसी से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आता है। और ये और एक जो मिसकंसेप्शन जो इन्वेस्टर्स में ग्लोबली है और इंडिया में भी है कि अगर आप ईएसजी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स पे कॉम्प्रोमाइज होगा। ये जरूरी बात नहीं है। और क्योंकि जैसे मैंने बोला, हम अंतरराष्ट्रीय फंड्स को भी देखें तो काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस आया है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमने बोला कि ईएसजी इन्वेस्टिंग ना सिर्फ सही दिशा में जा रहा है, वो रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने जो थोड़े उदाहरण दिए थे ब्रिटिश पेट्रोलियम या फेसबुक के, उनके शेयर में भी काफी गिराव आया क्योंकि उन्होंने वो रिस्क कंट्रोल नहीं किए। तो आपके अगर पोर्टफोलियो में ईएसजी लेंस के साथ फंड मैनेजर स्टॉक्स को ऐड कर रहे हैं तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और ये हमने देखा है, जैसे कोविड का जो मार्केट में काफी बड़ा गिराव हुआ था, इंडिया में तभी ज्यादा ईएसजी फंड्स नहीं थे, तो जो भी फंड्स थे, या हमारे पास एक इंडेक्स भी है जो हम मेंटेन करते हैं, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, उसका गिराव हमारे रेगुलर जो इंडेक्सिस के हिसाब से कम हुआ। और ये हमने ग्लोबली भी देखा है कि रिस्क कंटेनमेंट में ये काफी अच्छा। तो वो बात और जो मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रिटर्न्स पे ऐसा कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं होता है आपके, कि अगर आप ईएसजी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बोला ट्रैक रिकॉर्ड, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और भारतीय निवेशक के लिए तो एकदम ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है। अभी 2-3 साल ही हुए हैं। कुछ फंड्स 2018 में भी रिपोजिशन हुए थे ईएसजी फंड्स के हिसाब में। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके दूसरी बात जो बहुत ही अच्छा हो रहा है कि जो हमारे रेगुलेटर है वो जल्दी में ही वो आके वो रूल्स फॉर्म कर रहे हैं, रेगुलेशंस फॉर्म कर रहे हैं कि जो डिस्क्लोजर्स होने चाहिए ईएसजी फंड्स में। और ये दूसरा एक पोटेंशियल जो रिस्क हो सकता है ईएसजी फंड्स में, और ग्लोबली भी रेगुलेटर्स काफी देख रहे हैं इसके बारे में, कि ग्रीन वॉशिंग जो बोलते हैं कि फंड बोल रहा है कि हम ईएसजी फंड हैं पर वो और कुछ कर रहे हैं और सब कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग अवॉइड करने के लिए सेबी ने काफी प्रोएक्टिवली भी उन्होंने रेगुलेशंस, अभी उन्होंने हाल ही में कंसल्टेशन पेपर लिखा था और वो रेगुलेशंस में आएगा कि डिस्क्लोजर जो फंड कंपनियां करेंगी कि उनका ईएसजी फिलॉसफी क्या है, वो कैसे कंपनियों को जांच रही है। तो निवेशकों के लिए भी समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जरूर ये नया कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा टाइम लगेगा ट्रैक रिकॉर्ड बनने के लिए, पर अच्छी बात है कि अभी फंड्स ऑलरेडी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड हो रहा है, रेगुलेशंस भी काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो ये इन सब मेरे हिसाब से स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कि ईएसजी ज्यादा मेन स्ट्रीम हो जाएगा पिछले आगे मैं के आपसे एक और बात इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ समझना चाह रही हूँ एब्सोल्युटली, कि आपने बताया कि किस तरीके से जो निवेशक हैं वो कैसे मिलेनियल्स में या युवा जो निवेशक हैं वो ऐसे थीम में ज्यादा इंटरेस्टेड अब नजर आ रहे हैं। पर क्योंकि एक थीम बेस्ड फंड है और जब हम ब्रॉडली थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर लीग ऑफ इन्वेस्टर्स नजर आते हैं कि हाँ, जो थीमेटिक फंड्स हैं क्योंकि उनमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा सिक्लिकल इन नेचर भी होते हैं, थोड़ा समझना इनके बारे में जरूरी है, थोड़ा सा ब्रॉडर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो क्या हर किसी के लिए ईएसजी इन्वेस्टिंग है? तो मैं आपसे एक सिंपल सीधा सवाल यही जानना चाहती हूँ, ईएसजी फंड कैसे निवेशकों के लिए है? तो ये और एक स्वाति जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ईएसजी एक्चुअली एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो ये थीम बेस्ड अभी जो निवेशकों को लग रहा है एक्चुअली काफी मेन स्ट्रीम हो जाए, क्योंकि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हर कंपनी में ईएसजी रिस्क रहता है और अभी आप ईएसजी के लेंस से देख रहे हैं कि नहीं, पर आगे जाके मेरे हिसाब से, और जैसे ग्लोबली हुआ है, सब फंड मैनेजर्स
किसी ना किसी एलिमेंट से ईएसजी इंटीग्रेशन हम उनके रिसर्च में करेंगे, और ये काम ऑलरेडी हो रहा है भारतीय फंड कंपनियों के तरफ से भी, कि जो रिस्क है ईएसजी के जो कंपनियों में, वो इवैल्यूएट करके ही वो कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, वो रिस्क कम करने के लिए। तो अभी थीम के हिसाब से अभी देखा जा रहा है, पर अगले कुछ सालों में ये ज्यादा मेन स्ट्रीम हो जाएगा, और मेरे हिसाब से जो थीमेटिक और ये तीसरा लेवल है जो ईएसजी इन्वेस्टिंग का है, जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग या थीमेटिक ईएसजी इन्वेस्टिंग बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अभी तो भारत में नहीं है। कुछ एक आध फंड है जो जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो गई या वाटर कॉन्सेप्ट का, वो ज्यादा थीमेटिक बेस्ड होंगे। वो जो मेन स्ट्रीम ईएसजी इंटीग्रेशन फंड्स जी हम बात कर रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। सब फंड मैनेजर्स ईएसजी जैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के, वैसे ईएसजी एनालिसिस करके ही वो फंड्स वो स्टॉक्स अपने फंड में डालें। ईएसजी स्कीम पर्यावरण से प्यार आपको दिलाएगा मुनाफा अपार। जान रहे हैं इसकी बारीकी। हमारे साथ है मॉर्निंग स्टार के कौस्तभ बेलापुरकर। कौस्तभ, ईएसजी थीम के बारे में हमने काफी ज्यादा बारीकी से आपसे जानकारी ली है। अब वो निवेशक जो हमसे पूछना चाह रहे हैं और इंतजार में हैं कि हम निवेश करें कैसे, ईएसजी थीम में या स्कीम में फंड में निवेश करने का बेस्ट तरीका क्या है? जी जरूर। तो पहले तो जैसे हमने बोला है, काफी नया कॉन्सेप्ट और अभी लिमिटेड स्कीम्स और फंड्स ईएसजी फंड्स अवेलेबल है। तो निवेशकों को जिनको ट्राई करना है ईएसजी इन्वेस्टिंग और उसका एक्सपीरियंस लेना है, तो वो 5 या 10% अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा सवाल है कि हम फंड चूज कैसे करें, और इसके मॉर्निंगस्टार जो हमारी कंपनी है वो रेटिंग्स पब्लिश करती है ईएसजी फंड्स पे, क्योंकि हमारी दूसरी कंपनी है जो स्टॉक्स पे रिसर्च करती है, और क्योंकि ये भारतीय स्टॉक्स पे भी रिसर्च है, उनका ईएसजी रिस्क रेटिंग जो हम बोलते हैं, और वो फंड जो ये स्टॉक्स होल्ड करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि फंड में कितना ईएसजी रिस्क है या कम है। तो इसी हिसाब से हम एक रेटिंग देते हैं जो हम मॉर्निंगस्टार सस्टेनेबल रेटिंग या ग्लोब रेटिंग बोलते हैं, और ये आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो भी ईएसजी फंड है या नॉन ईएसजी फंड भी है, उनका ईएसजी रिस्क कितना ज्यादा या कम है, वो ग्लोब रेटिंग आपको बताएगा। एकदम सिंपल भाषा में वो 1 से 5 ग्लोब तक रेटिंग होता है। 5 ग्लोब सबसे अच्छा ईएसजी फंड रहता है और 1 सबसे खराब। तो आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये काफी आसानी से मिल जाएगा हर इक्विटी फंड पे कि उनका ईएसजी रिस्क कितना कम या ज्यादा है, और उसी हिसाब से आप जो 8 या 10 ईएसजी फंड है उनका भी ग्लोब रेटिंग देख के आप निवेश कर सकते हैं। पर क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, आप चालू कर सकते हैं कुछ 5 या 10% आपके पोर्टफोलियो के वैल्यू से। एक्सपीरियंस कीजिए, जैसा ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ेगा, जैसे और नए नए फंड्स आएंगे, ज्यादा मेन स्ट्रीम होगा, फिर जैसे मैंने बोला ईएसजी इन्वेस्टिंग एकदम विल बी लाइक अ पार्ट ऑफ रेगुलर इन्वेस्टिंग। अभी आप थीमेटिक प्ले के हिसाब से 5-6% अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। और कोई निवेशक जो जानना चाहता है कि क्या वैल्यू एड एक ईएसजी फंड उनके पोर्टफोलियो में कर सकती है, तो मैं आपसे इसके फायदे समझना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपने पूछा कि वैल्यू एड क्या होता है। तो पहली बात तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो निवेशकों को काफी टाइम लगता है कि हमारा जो रिटर्न्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये जरूरी बात नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ईएसजी इन्वेस्टिंग है वो वॉलिटिलिटी काफी जो लो रिस्क ईएसजी रिस्क स्टॉक्स हैं, हमने देखा है जो जब मार्केट का गिराव होता है तो ये स्टॉक्स काफी उस हिसाब से कम गिरते हैं मार्केट के हिसाब से। तो 2020 की कोविड क्रैश की मैं बात कर रहा था कि उस टाइम पे काफी जो गिराव आया था मार्केट में, ईएसजी फंड्स का गिराव मार्केट से कम हुआ था। तो ये वॉलिटिलिटी कंटेनमेंट का एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाता है आपके। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऑब्वियसली सेकंड बेनिफिट और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस टाइप के फंड में निवेश कर रहे हैं जहां पे मैनेजर ना सिर्फ ईएसजी रिस्क का देख रहा है, तो जो तीसरा टाइप का जो मैंने ईएसजी इन्वेस्टिंग की बात की और वो उसमें ट्रांजिशन होगा कि एक्टिव ओनरशिप जो कि हम बात करते हैं। और मैं उसका भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आप ओनर है कंपनी के शेयर्स का और फंड मैनेजर वो खरीद रहा है, तो वो अपने वोटिंग के हिसाब से कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकता है।
हाल ही में एक कंपनी में सीईओ का पगार बढ़ाने के लिए एक वोट हुआ था और काफी निवेशकों ने उसको वोट डाउन किया क्योंकि उस कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, बट पगार काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एंगल था, एक्टिव ओनरशिप के थ्रू ईएसजी फंड्स भी टैकल कर सकते हैं। तो आप आपके निवेश के थ्रू एन ईएसजी फंड आप ये एक्टिव ओनरशिप या पॉजिटिव चेंज जो बोलते हैं, एनवायरमेंट में हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो, सोशल लेबर स्टैंडर्ड्स में हो, आप ला सकते हैं थ्रू ईएसजी फंड। ये इंडिया में तो ऑब्वियसली बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बट ग्लोबली बहुत ही पॉपुलर ये चल रहा है। ओके, आपसे आखिरी सवाल होगा कौस्तभ कि ईएसजी फंड जो भी हमारे पास अवेलेबल अभी है बाजार में, ईएसजी स्कीम्स, वो उस पर निवेश करने से पहले हम टू डू लिस्ट कहें या फिर किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ निवेशक के लिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि वो जो ईएसजी फंड है उनका इन्वेस्टमेंट मैंडेट क्या है। जैसे मैंने समझाया, 3 टाइप के टिपिकली ईएसजी फंड होते हैं और भारत देश में मोस्टली कैटेगरी 2 जैसे ईएसजी इंटीग्रेशन के फंड्स हैं वो है। और सबसे बेसिक टाइप जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। दूसरा ईएसजी इंटीग्रेशन, और तीसरा जो मैं समझा रहा था इम्पैक्ट या थीमेटिक इन्वेस्टिंग, जैसे क्लीन वाटर हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया। अगर आपका वो उद्देश्य है कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है क्लाइमेट के हिसाब से या क्लीन वाटर के लिए, तो टू डू लिस्ट में पहले आपको सबसे पहले समझना है कि ये इस फंड का मैंडेट क्या है। उसके आगे आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर कैसे कंपनियां चूज कर रहा है और वो इन लाइन है कि विद मैंडेट और नॉट। और आप फंड की रेटिंग, जो हमारी ग्लोब रेटिंग है, वो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा गाइड हो जाता है कि जो मैनेजर बोल रहे हैं कि ईएसजी इंटीग्रेशन है, पर उनकी जो कंपनियां वो खरीद रहे हैं वो एक्चुअली लो ईएसजी रिस्क है कि नहीं। तो ये आपके हिसाब से एक अच्छा टू डू बेसिक चेकलिस्ट हो जाएगा आपको देखने के लिए कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में आना चाहिए कि नहीं। ऑल राइट, तो ईएसजी इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारे हमने बारीकियां समझी हैं। क्या होती है ईएसजी स्कीम, क्या इसके आगे आने वाले समय में पोटेंशियल है, आपको निवेश क्यों करना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखें, बताने के लिए कौस्तभ आप मनी गुरु में हमारे साथ शामिल हुए, धन्यवाद करेंगे आपका। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। आपका भी कोई सवाल है अपना फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ तो हमें शो में जरूर लिखिए, हम आपके सवालों के जवाब शो में शामिल करेंगे। तरीका बेहद आसान है हमें सवाल पूछने का। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9582226666 @ZBusiness, ट्विटर हैंडल @ZBusinessOnline, फेसबुक पर अपना सवाल भेजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं moneyGuru@zmedia.slgroup.com। अपना पूरा सवाल अपने नाम के साथ और अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा।